टू दी अल्फा एजुकेशन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते होंगे कि वह एक बहुत फेमस अमेरिकन पोएट हैं। जितनी भी वह एक पोएम लिखते हैं वह डिपेक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि वह एक रियलिस्ट पोएट हैं। तो लाइफ के बारे में जितनी चीज़ें हो, चाहे सफरिंग हो, हैप्पीनेस हो, रोज हो, इन सारी चीज़ों को वह अपने पोएम में लिखते हैं। सो इससे पहले मैं बताऊं आपको कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ के बारे में है, इनकी थीम क्या है एंड पोएट इसके थ्रू क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें सुना होगा कि अगर कोई कैट सामने से चल जाए तो आप कहते हैं कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया, आज का दिन कोई काम नहीं होगा, आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। या फिर इस तरीके के बैड वुमेन्स, जिसे कि हम देखते हैं कि क्रो को लोग एक बैड वुमेन्स मानते हैं कि भाई क्रो एक सिंबल है ऑफ डेथ। क्रो कैसा सिंबल है? क्रो सिंबल है ऑफ डेथ या डार्कनेस। ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर मानते हैं। सो इस पोएम में मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू इन सब सारी हम लोग बनाए रखे हैं, इन सब को कह रहे हैं कि ये गलत है। अब कैसे ये हमें देखते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन समरी के साथ पढ़ते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। सबसे पहली बात जो इसमें है समझना कि इसका टाइटल है वह डस्ट ऑफ स्नो। क्या है टाइटल? डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर डस्ट का मतलब कोई रेत या मिट्टी नहीं है। यहाँ पर डस्ट का मतलब है किसी चीज़ का गिरना या बर्फ़ का टुकड़ा। इसका मतलब समझ में तब आएगा जब इसकी पूरे समरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जिसके बारे में, एक कौवा के बारे में, किसके बारे में? एक कौवा के बारे में, हेमलॉक ट्री के बारे में। अब क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों एक सिंबल हैं। क्या है? क्रो और हेमलॉक ट्री जो दोनों क्या है? सिंबल ऑफ डेथ और फेयर ऑफ ग्लू। जितने भी आप कह सकते हैं यह बुरी चीज़ें हैं ना, आप जितने भी कह सकते हैं यह एक बुरी चीज़ें हैं, उन दोनों के लिए सिंबल हैं। क्रो को भी शुभ नहीं मानते एंड सिमिलरली हेमलॉक ट्री को भी। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री एक तरह का ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजन होता है। एंड अगर कभी भी पोएट को अच्छी चीज़ के बारे में बताना हो या हैप्पीनेस हो या फिर इंजॉय से भरी या किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो कभी भी हम लोग ट्री का यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ ये यहाँ पे मूड सेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से मुझ पर गलती से डस्ट ऑफ स्नो अब गिराई, अब ये हमें नहीं पता। दिस इज नॉट मेंशन इन द पोएम। हो सकता है कि ये जो क्रो था उसकी मूवमेंट से उठ गया हो। सो बेसिकली ये जो पेड़ था जिस पर क्रो बैठा था, हम लोग ट्री ना, जिस पर क्रो बैठा था, क्रो कहाँ बैठा था? हम लोग ट्री। वो बर्फ़ से ढका हुआ था। कौन? हम लोग ट्री जो था बर्फ़ से ढका हुआ था। एंड जैसे ही क्रो उस पर बैठा होगा, जैसे ही उसकी विंग की मूवमेंट हुई होगी, वैसे ही जो थोड़ी सी स्नो थी जो उस ट्री पर पूरे लेट थी, वह नीचे गिर गई होगी। लेकिन इस मूवमेंट के बारे में हमें नहीं पता। इसे हम गेस कर सकते हैं कि या तो क्रो
क्रो वो उड़ने वाला होगा या बैठने वाला होगा, पर बर्फ़ की वह इसलिए वह बर्फ़ गिर गई। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मतलब वह जिस पर बैठा था। फर्स्ट स्टेंजा समाप्त हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। सो इसका मतलब क्या होगा, कहते हैं कि पोएट कि जैसे ही वो जो बर्फ़ थी मेरे ऊपर गिरी तो मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, वह चेंज हो गया, यानी कि माई हार्ट इज चेंज, मेरा जो मूड था वो बदल गया। सो अर्लियर हमें कैसे पता यहाँ पे कि इसका मूड बदल गया, पोएट का मूड कैसे बदल गया, हमको कैसे पता चला, तो बिकॉज अर्लियर जो क्या था इसका उनका मूड सैडनेस था और ग्लूमी था, डार्कनेस था ना, और डार्क था। और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता, बिकॉज उन्होंने कौन सा मेटल फेल यूज किए थे, एक तरह का हेमलॉक ट्री का यूज किया और क्रो का यूज किए थे। और ये दोनों चीज़ें जो कभी भी हैप्पीनेस इंजॉय के सारी चीज़ों को भी सिग्निफाई नहीं करती। इसलिए हमको पता है कि पहले जो पोएट का मूड था वो बहुत ही सैडनेस था, ख़राब था ना, सैडनेस था कह सकते हैं ना, बहुत ही ख़राब था। लेकिन जैसे ही यह बर्फ़ उस पर गिरते हैं उसके बाद ही उसका जो मूड है वह बदल जाता है और वह कहते हैं कि जो पूरा दिन था वह वेस्ट हो चुका था, जो पूरा दिन था वह वेस्ट हो चुका था। वो जो बाकी बचे हुए दिन था मेरा वो बच गया वेस्ट होने से। सो मेरा जो मूड था वो तो ठीक हो ही गया, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा। क्या सीखे कि ये बात भी सीखी कि किस तरीके से एक जितनी भी बैड वुमेन्स होती है उनको ह्यूमन बीइंग मानते हैं। कौन मानते हैं, ह्यूमन बीइंग मानते हैं कि वे सब बैड वुमेन्स हैं। अब अगर सपोज हमारे सामने कोई कैट जा रही है, दैट मीन्स कि अब उसको जाना है, अब उसको थोड़ी ना पता कि हम उसको मानते हैं कि बैड वुमेन्स हैं, कि ये एक बैड वुमेन्स है, राइट। सेम केस ओ क्रो को थोड़ी न पता, बट ये हमारी ह्यूमन बीइंग की दिमाग में क्रिएट स्टोरी है जिसमें हम बिलीव करते हैं ना। एंड पोएट यही कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम मैसेंजर मानते हैं वो ऑल बैड थिंग हो, हमें सिर्फ बैड न्यूज़ ही दे। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि ये जो क्रो था ये उनके लिए सेवियर था, इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए जो क्रो था वो उसके लिए सेवियर था, क्योंकि उसका जो बाकी का दिन था वह बच गया। अगर क्रो की मूवमेंट से वह स्नो उन पर नहीं गिरती तो शायद उनका मूड चेंज नहीं होता। सो इसलिए हमने आपको कहा कि ये जो हमने ऑलरेडी सोसाइटी में बना रखे हैं ये सब चीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये सब गलत है। अगर हम फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात करें राइमिंग स्कीम का, तो इसमें राइमिंग स्कीम हो जाएगा द वे अ क्रो और द डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका ए हो जाएगा, राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए क्रो और स्नो ए। उसके बाद सुक डाउन ऑन मी एंड फ्रॉम अ हमलॉक ट्री जो है और मी बी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी। एंड सेकेंड स्टेंजा में आ जाते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड ओ सम पार्ट, सी हो जाएगा। एंड चेंज ऑफ मूड क्या रहा लास्ट में, मूड ऑफ अ डे आई ट्रोड डी, तो ये हो जाएगा डी। तो सेकेंड स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, सी डी। तो आई होप आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।